गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई एकांकी रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में वर्तमान में जो स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता है उस पर प्रहार करने का प्रयास किया तथा स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को प्रकट करने का प्रयास उमा के माध्यम से किया है। यहाँ पर देखिए, उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का आता है। उस घटनाक्रम को प्रस्तुत किया है। उनके आने से पूर्व रामस्वरूप के घर में जो व्यवस्थाएं होती है, प्रारंभिक तौर पर हमने उन व्यवस्थाओं का चित्रण देखा। तत्पश्चात गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन होता है। उनके आगमन के पश्चात की स्थिति अब हम देखेंगे। पेज नंबर 31। रामस्वरूप कहता है, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। तभी कीवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप हंसते हैं, आइए आइए। तत्पश्चात बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आगमन होता है। आंखों से चालाकी, लोक चतुराई टपकती हुई दिखाई देती है। उनकी आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरने वाले मतलब अपनी प्रशंसा करने वाले, शेखी बगारने वाले। आवाज़ पतली है और खिसियाट भरी है। झुकी हुई कमर उस लड़के की खासियत है। कहने का मतलब है कि शारीरिक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से भी देखो तो शंकर का व्यक्तित्व कोई आकर्षक नहीं है। तब रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए कहते हैं उनको कि इधर तशरीफ़ लाइए, इधर मतलब यहाँ पर बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठ जाते हैं, मगर उनका बेंत गिर पड़ता है। तब रामस्वरूप कहते हैं, ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। अब रामस्वरूप क्या कर रहे हैं? औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं। उनसे इस तरह से बातचीत कर रहे हैं जैसे आने के बाद बात को प्रारंभ किया जा सके। गोपाल प्रसाद तब कहते हैं खंकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं, मतलब मंजिल की चाहत होती है तो मंजिल के लिए रास्ता कैसे भी प्राप्त हो जाता है। गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं तब, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। मतलब चाहे लड़की का पिता हो चाहे लड़के का पिता हो, उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि एक उम्र होने के पश्चात लड़के और लड़की का विवाह अच्छा सुयोग्य वर या सुयोग्य कन्या का चयन करके कर दिया जाए। रामस्वरूप, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। मतलब गोपाल प्रसाद की इस तरह की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। हम लोग तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब होना यानी सामने होना, मतलब उसे सामने देख करके, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अब शंकर बोलता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। तब रामस्वरूप कहते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर क्या कहता है देखिए, उसके बाद से उसके व्यक्तित्व की झलक हमें दिखाई देती है कि यही कोई साल 2 साल क्यों कहा, मतलब पढ़ाई में भी वो इतना होनहार नहीं था, तो उससे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था कि वो 1 साल में पास होगा या नहीं होगा। तो रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल। शंकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब कोई पेपर रह जाए, ड्यू रह जाए तो उस पेपर को देना तो पड़ेगा। गोपाल प्रसाद, बात यह साहब, ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में
सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ाए जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। तब रामस्वरूप कहते हैं कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है, और आजकल के लड़के कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में आज की भोजन शैली के ऊपर, खाद्य व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य है कि आज शुद्ध सात्विक भोजन हमें ग्रहण करने के लिए प्राप्त नहीं हो रहा। शंकर और रामस्वरूप खीसे नहीं पोड़ते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने की मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर देखिए गोपाल प्रसाद अपने समय की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने समय की पढ़ाई की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने आप के व्यक्तित्व को अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं और आज के व्यक्तित्व में कमियाँ निकाल रहे हैं। रामस्वरूप जी हाँ, ये तो है ही। तो गोपाल प्रसाद कहता है माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना यानी रोकना। रामस्वरूप जी हाँ, वो तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस, अब आप देखिए यहाँ पर विवाह को एक व्यापार बताया गया है जिसमें दहेज जैसी कुप्रथा आज भी विद्यमान दिखाई देती है। रामस्वरूप चौंक कर बिजनेस बीज समझकर ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। तो उठते हैं गोपाल प्रसाद। यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़। रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का? तो देखिए विवाह को व्यापार बताया गया है तो रामस्वरूप जी चौंक जाते हैं, जैसे वो बिजनेस के लिए बोलता है। बीज समझकर वो अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद। ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ़ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में कि आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। तो शंकर कहता है जी, कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो शंकर कहता है कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद जो अपने लड़के की कमी थी उसको दूर करने के लिए क्या कहते हैं कि झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं? तो रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। कि मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे चाय में पानी काफ़ी होता है और मैं चीनी भी नाम के लिए डाली जाए, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा? रामस्वरूप कहते हैं कहते तो आप सही हैं। पहला पकड़ाते हैं। शंकर खंकार कर कहता है कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को पहला पकड़ाते हुए कि वह क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसकर
वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब यानी बिना तरीके का हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उड़ता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद जी की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए। तो गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहते हैं किस मामले में? रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। मतलब आप देखो, अपनी सुंदरता है या नहीं है ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन लड़की कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए। और इसमें महिला वर्ग भी समर्थन करता है कि चाहे खुद खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन बहू कैसी चाहिए? खूबसूरत चाहिए होती है। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही, रामस्वरूप यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। निहायत है ना, बिल्कुल ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना, मतलब आप देखो, कोई लड़की का मोल भाव करने जा रहे हैं, ये कोई वो एक प्रदर्शन योग्य वस्तु है कि आप उसकी सुंदरता को देख रहे हो। यहाँ पर ये व्यंग्य किया गया है। तो देखिए रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। तो गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्मी समझिए। तो रामस्वरूप ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, वो जायचा ने जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। तो रामस्वरूप जी, जायचे का क्या मिलना मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। अब भनक कौन सी? या तो शिक्षा से संबंधित या सुंदरता से संबंधित, परंतु यहाँ पर जो भनक थी वो वास्तव में शिक्षा से संबंधित थी। कि रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो शंकर भी समर्थन करता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। मतलब यहाँ देखिए, ये लोग खुद पढ़े लिखे थे, परंतु तो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि स्त्री पढ़ी लिखी हो, घर के मामलों में हस्तक्षेप करे, घर के बाहर हस्तक्षेप करे, राजनीति में जाए या किसी भी तरह से उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो ऐसे लोग समाज के लिए क्या हैं? कलंक स्वरूप हैं, जो स्त्री शिक्षा का समर्थन नहीं करते। तो रामस्वरूप कहते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने, तो देखिए नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? मतलब यहाँ पर देखो आप, गोपाल प्रसाद हर जगह उसके वक्तव्य किस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो स्त्री शिक्षा का विरोधी है। उसके लिए वो उतर्क दे रहा है कि कैसे भी करके स्त्री शिक्षा रुकनी चाहिए। अरे मर्दों का काम तो ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो रामस्वरूप कहता है जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ऊंची तालीम अर्थात ऊंची शिक्षा। तो रामस्वरूप कहते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। तो शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से, आप? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब, अब तो खत्म कीजिए। रामस्वरूप वही औपचारिकता का निर्वाह कर रहा है और कह रहा है कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वो मक्खन। तो गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। तो रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? तो गोपाल प्रसाद, जी नहीं,
पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े पहन रखे हैं, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तब रामस्वरूप कहते हैं यही आपकी लड़की है, और कहते हैं बेटी को कि लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उनका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे एक साथ चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, जैसे तो मानो उस लड़की ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे दृष्टि दोष किसी के साथ भी हो सकता है, नज़र कमज़ोर किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन लड़की की सुंदरता में चश्मे को वो बाधक मानते थे, इसलिए चश्मे वाली लड़की को वो पसंद नहीं करते थे। तब रामस्वरूप बात को साधने के लिए कहते हैं कि जरा सकपा काका जी, वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं ये पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, मतलब हर चीज़ में शंका किसकी आ रही है उनको, पढ़ाई की। तो रामस्वरूप कहता है नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। तो गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। तो रामस्वरूप कहते हैं वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। तो सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का उसको अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है क्योंकि वो शालीन थी, पिता के कहे को टाल नहीं पा रही थी, परंतु अन्याय को सहन नहीं कर पा रही थी। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप रहती है, जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अन्याय का प्रतिकार करना चाहती है, परंतु उसने अपने आक्रोश को रोक रखा है। रामस्वरूप वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, किसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। तो रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। तो उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि बेटी कुछ बोले, लेकिन उमा चुप रहती है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप जी सक पकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तो गोपाल प्रसाद अब थोड़े कड़क हो जाते हैं और जरा रुखी आवाज़ में कहते हैं जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना कुछ नहीं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा मतलब उन्हें उमा से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरह से प्रतिकार करेगी, इस तरह का जवाब देगी। उमा कहती अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीद करके ले जाता है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो उमा तेज आवाज़ में जी हाँ, और आप हमारी बेइज्जती नहीं, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। मतलब उसकी शिक्षा का भंडाफोड़ हो गया। शंकर बाबूजी चलिए, क्योंकि शंकर के व्यक्तित्व की जो प्रश्नवाचक चिन्ह था, जो उसके व्यक्तित्व की कमी थी, वो उस लड़की ने सबके सामने जाहिर कर दी। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब उसने वहाँ भी नकारात्मक चीज़ ढूंढ ली। तो रामस्वरूप चुप हो जाते हैं, अब कुछ बोलने का नहीं रहता। उमा जी हाँ,
कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाइए। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़िए, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। मैं चलता हूँ, बेंच ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ हो, गजब हो जाता है। झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, तब उमा फिर अंत में कटाक्ष करते हुए कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में प्रवेश होता है। प्रेमा देखती है कि उमा रो रही है। ये सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है और रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। इस तरह से उमा उन स्त्री शिक्षा के विरोधी, लड़कियों को एक प्रदर्शन योग्य वस्तु मानने वाले या स्त्री की सुंदरता को महत्वपूर्ण मानने वाले, सौंदर्य प्रसाधनों को वरीयता देने वाले, व्यक्तित्व को वरीयता नहीं देने वाले लोगों के ऊपर आक्षेप करती है, व्यंग्य करती है, अपने ऊपर अपने साथ होने वाले अन्याय का विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है। और रूढ़ियाँ जो समाज में चली आ रही है कि लड़का ही लड़की का चयन करे, लड़की लड़के का चयन ना करे, ऐसी जो रूढ़ी हमारे यहाँ पर है, उस रूढ़ी का खंडन करते हुए दिखाई देती है। धन्यवाद।